Hello everyone, a warm welcome on the Gravity Circle Biology channel. My dear students, in today's class we are going to continue with the chemical coordination and integration chapter. Next gland today we are going to start with is going to be the thymus gland. This is a very important gland and 2020 taught us so, isn't it? Like the immunity is something which we should always be thankful for, that we are not actually getting every other infection because we are immune. We have something which is called as the defense in the body. The immune system protects us. Thymus gland is a very important gland, plays a very significant role in the maintenance of immunity, and how that we are going to start with in today's lecture. So, इसका और भी कुछ नाम होता है, इसको और भी कुछ बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी. ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी. ठीक है, मतलब कि किला गढ़ है ये इम्यूनिटी का. ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड जो है एक टाइप का किंग हो गया, मतलब. ठीक है, क्या करता होगा ये? तो ये भी एक प्रकार का हार्मोन सिक्रेट करता है, क्योंकि हम लोग इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ रहे हैं. पर ये हार्मोन किस प्रकार से हमारे WBCs के हेल्प करने वाला है, हम इस पर्टिकुलर ग्लैंड में ये वाली चीज देखते हैं. Firstly, we will start with the structure of this gland and what the structure is representing, that where it is located firstly, and then what kind of structure it is. ठीक है, तो पहली बात देखें where it is located. तभी यहाँ अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं, तो are you all very much aware of the structure called as lungs over here, isn't it? The lungs, where we are actually able to see that the lung will have the right portion and the left portion, and the left side of the lung will have a cardiac notch. ठीक है, and this cardiac notch is to accommodate the heart. ठीक है, this is the heart, and हार्ट से निकलती हुई वेसल्स. ठीक है, जो हमारी होती है, एक तो पल्मोनरी ट्रंक और एक होती है हमारे सिस्टमिक एओर्टा. ठीक है, जो कि हमारा सिस्टमिक एओर्टा है, बेसिकली इट विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी. उसके बहुत सारे ब्रांचेस बन जाएंगे, आर्टरीज बन जाएंगी. और हमारी जो पल्मोनरी ट्रंक होती है, इट विल कैरी द इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ दैट ब्लड. ठीक है, फ्रॉम द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट इट विल टेक. ओके, अभी समझते हैं बात को. यहां पर हम लोग को दिख रहा है एक फंसा हुआ, एक धंसा हुआ ग्लैंड, जो कि ये है, और इसका नाम है थाइमस. ठीक है, थाइमस ग्लैंड. अब मैं तुम लोग को कुछ एक टर्म्स से अवगत कराती हूँ. आई जस्ट टेल यू सम ऑफ द टर्म्स. ठीक है, एंड वन ऑफ द टर्म इज द स्पेस कॉल्ड एज मीडियास्टिनल स्पेस. ठीक है, आई थिंक दैट यू ऑल हैव studied NCERT at least once. ठीक है, in class 10th और 11th definitely, जहां पर आपके सामने एक टर्म आया होगा मीडियास्टिनम. ये क्या होता है? ये एक स्पेस होती है, वो स्पेस जो कि हमारे लंग्स के बीच की स्पेस है. इस लंग्स के बीच की स्पेस के अंदर हमारे पास में कुछ एक चीजें और पैक्ड होती हैं. एक होता है हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसका नाम है हार्ट, और एक होता है हमारा थाइमस ग्लैंड. ठीक है, और एओर्टा भी बीच में ही पैक्ड है डेफिनेटली. ठीक है, तो मीडियास्टिनम स्पेस इज एक्चुअली अ स्पेस between lungs. I don't know why I'm laughing. Space between lungs. ठीक है, okay, it is a space between lungs. Okay, where okay, little bit serious, where heart is located, which we know definitely, and thymus gland is also present. ठीक है, ये बात समझ आई. एक और बात देखते हैं. क्या मैं ये बोलूं कि एओर्टा के आगे की तरफ प्रेजेंट है थाइमस ग्लैंड, कि एओर्टा के पीछे है? ऑफ कोर्स से नजर आ रहा है कि ये तो एओर्टा के आगे प्रेजेंट है. तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक और पॉइंट, और वो पॉइंट है दैट थाइमस इज लोकेटेड वेंट्रली टू द एओर्टा. ठीक है, तो थाइमस का लोकेशन NCERT की लाइन में है. ये क्वेश्चन में आ सकता है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज डू नॉट फॉरगेट. थाइमस is located on
the ventral side of aorta। ये दो बातें समझ में आई, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं। अगर हम थाइमस ग्लैंड की बात करें, हम लोग लोब्स की बात करें, तो क्या आप लोगों को थाइमस ग्लैंड भी थायराइड ग्लैंड की तरह कुछ कुछ लोब्स वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? देन यू विल से यस। एंड यहां पर भी कितने लोब्स हमारे पास प्रेजेंट है? वी डू हैव अ राइट लोब एंड वी डू हैव अ लेफ्ट लोब, ठीक है। अब मैं एक बात बताती हूँ, अंदर से कंपार्टमेंट्स होते हैं इस पर्टिकुलर थाइमस ग्लैंड में, और कंपार्टमेंट्स को यहां पर सेप्टे शब्द दिया हुआ है, ठीक है। कैसे से बताती हूँ, अगर मैं थाइमस ग्लैंड का एक सिंगल लोब तुम्हारे सामने बना रही होती, एक सिंगल लोब बना रही होती, तो मैं कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अब आप समझने की कोशिश करना कि मैं बेसिकली क्या बना रही हूँ, ठीक है। प्लीज मुझे मत बोलना कि किडनी है मैम, ठीक है। मैं सिर्फ थाइमस ग्लैंड का इंटरनल सेप्टा बताना चाह रही हूँ, ये ब्रेन भी नहीं है, ठीक है। पर हाँ, कंपार्टमेंट्स इन दोनों ऑर्गन्स में भी होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने थाइमस ग्लैंड का एक सिंगल लोब बनाया है, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस पर्टिकुलर ग्लैंड के अंदर सेप्टा प्रेजेंट होता है। सेप्टा का मतलब क्या होता है? ये जो शीथ नजर आ रही है हम लोगों को ऑन द आउटर साइड, द कैप्सूल, ठीक है। ये कैप्सुलर शीथ जो है ये अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है कुछ इस तरीके से। अब अगर कोई भी आउटर कवरिंग या शीथ अंदर की तरफ फोल्ड होके और फिर से यूनिफॉर्म होके फिर से फोल्ड हो जाए, तो ऐसे केस में क्या बनने के चांसेस है? ऐसे केस में कंपार्टमेंट्स बनने के चांसेस हैं। और इन जो अंदर की तरफ फोल्ड हो रहे हैं स्ट्रक्चर्स, इन लोगों को हम लोग डिविजन बोल सकते हैं, ठीक है। यही कंपार्टमेंटलाइजेशन करवाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं और इनको हम लोग बोल देंगे सेप्टा। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? दिस इज कॉल्ड एज सेप्टा, ठीक है। तो सेप्टा इज प्रेजेंट इन द थाइमस ग्लैंड व्हिच डिवाइड्स द थाइमस ग्लैंड इनटू, वी कैन से, कंपार्टमेंट्स, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, जस्ट लाइक द किडनी, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला इज प्रेजेंट इन योर थाइमस ग्लैंड ऑल्सो। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ओवरी, ठीक है। तो देर आर सम ऑफ द ऑर्गन्स इन अवर बॉडी विच हैव द आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, लाइक एड्रिनल ग्लैंड विल ऑल्सो हैव द सेम कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ठीक है। तो ये बात समझो कि आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर medulla can be said as present in the thymus gland, ठीक है। Due to what? Due to the compartments, है ना, formed by septa। इतना सबको समझ आ गया है ना? तो ये भी बात समझ ली हमने कि थाइमस ग्लैंड में सेप्टा प्रेजेंट होंगे। थाइमस ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं। अब हम थाइमस ग्लैंड का इनर स्ट्रक्चर देख रहे हैं थोड़ा सा, और इसी के साथ हम इसके फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया था अभी, जस्ट उसका थोड़ा सा सेगमेंट उठा के अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आता है। तो जितनी चीजों को मैं लेबल कर रही हूँ, मैं स्टार लगा रही हूँ, उतने लेबलिंग्स पे ध्यान देना है, बस पूरे लेबलिंग पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये समझने की जैसे स्ट्रक्चर है, क्या मैं बोल सकती हूँ कि इतना पोर्शन कॉर्टेक्स है, और क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ सेप्टा खत्म हो गया है तो इसके बाद अंदरूनी पोर्शन जो है वो मेड्यूला होना चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉर्टेक्स भी लेबल किया हुआ है और मेड्यूला भी लेबल किया हुआ, मतलब कि अंदर का पोर्शन मेड्यूला, आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स, ठीक है। ये एक बात समझ आई। ये कंपार्टमेंट्स बना कौन रहा है? तो हम सब देखते हैं यहाँ पर ट्रेबैक्यूले प्रेजेंट है या सेप्टा प्रेजेंट है। ये सेप्टा जो है ये बना रहे हैं कंपार्टमेंट्स। सेप्टा किसकी इनफोल्डिंग है? तो आप बोलोगे कैप्सूल की। ये कैप्सूल है, आउटर कैप्सूल ऑन द थाइमस ग्लैंड, और इसकी इनफोल्डिंग ट्रेबैक्यूले या सेप्टा है जो कि इसमें कंपार्टमेंट्स बना रहे हैं, ठीक। अब आती है बात कि थाइमस ग्लैंड क्या करता है। तो थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड secretes hormone called as, ठीक है। प्लीज बोल दो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। प्लीज कमेंट करके बता देना कि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, प्लीज। थाइमस ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन कॉल्ड एज, क्या नाम है? थाइमोसिन, ये नाम है हार्मोन का, ठीक है। ये हार्मोन है, ठीक है। ये क्या करते हैं? तो अब मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी बात बताती हूँ
थाइमस ग्लैंड के बारे में नहीं, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं जो यहाँ पर आके मैच्योर हो रहा है, ठीक है। तब आप समझना, हमारे पास में होती है बोन, बोन में होती है बोन मैरो, ठीक है, जिसके अंदर मैं बात कर रही हूं रेड बोन मैरो की। रेड बोन मैरो के अंदर होते हैं, हम बोलेंगे हेमाटोपोइटिक सेल्स। हेमाटोपोइटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि एक प्रकार के स्टेम सेल्स हैं और हमारी ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स बना सकते हैं, मतलब कि आरबीसी बना सकते हैं, डब्ल्यूबीसी बना सकते हैं और प्लेटलेट बना सकते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली हेमाटोपोइटिक, आप चाहें तो लिखें वरना ना लिखना चाहें इतना लंबा तो सिर्फ स्टेम सेल्स लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ ब्लड, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ओके, अब ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं इसमें से हम बोलेंगे अलग अलग प्रकार के हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, जैसे कि मैं बोलूंगी कि एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स तो आरबीसी बनाएगा, ठीक है। और मैंने बोल दिया अगर कि मतलब कि प्रिकर्सर्स ऑफ लिम्फोसाइट्स भी होंगे यहाँ पर, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट प्लेटलेट बनाएगा, ऐसे अलग अलग बहुत सारे टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स ने राइज दिया है कुछ एक सेल्स को जिनको हम बोलते हैं इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स। किसको राइज दिया है, इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। ये बेसिकली इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये ब्लड में ट्रैवल करेंगे, नाउ दे विल ट्रैवल इन द ब्लड, ठीक है। ब्लड से होते होते दे विल बी सेंड टू अ स्कूल फॉर देयर ट्रेनिंग, ठीक है, एंड देयर स्कूल इज बेसिकली द थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो ब्लड से क्या करेंगे इनको, सेंड टू their school, which is the school is the thymus gland, that is thymus gland, for further training so that they can become the mature ones, okay, sent to their school that is thymus gland for training, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अब थाइमस ग्लैंड में क्या होगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स हमारे जो हैं ये आएंगे थाइमस ग्लैंड में, इनका नाम होगा वहां पर थाइमोसाइट्स। क्या नाम होगा, थाइमोसाइट्स, ठीक है। थाइमोसाइट्स के ऊपर थाइमस ग्लैंड का हार्मोन क्या एक्शन देगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। Thymosin hormone. Thymosin is a what kind of hormone? It is going to be a peptide hormone. ठीक है. In presence of the thymosin or peptide hormone, these thymocytes will be converted into the mature T lymphocytes. ठीक है. Of different types. Like the mature T lymphocytes are of 4 different types. ठीक है. One is the helper T cell, then one is the cytotoxic T cell, and one is the suppressor T cell, and one is the memory T cell. तो 4 प्रकार के T cells में ये मेच्योर हो जाते हैं, मतलब जब ये इमेच्योर थे तब ये नेव थे, ये भोले सेल्स थे, ठीक है, इनको पता नहीं था कि इनको आगे जाके क्या काम करना है, ये कैसे थे, नेव थे, भोले थे, ठीक है। पर अब मेच्योर होने के बाद में इनको पता है कि इनको क्या काम करना है, ये भोले नहीं बचे, ठीक है। दे नो देयर ड्यूटीज नाउ, दे आर, ठीक है, दे आर taught about their duties, that you need to perform this function, ठीक है, their duties. This is what is done in the thymus gland, ठीक है। तो I hope now this particular thing is very clear to all. इसको फटाफट देखिए यहाँ पर डायग्राम, ये डिवाइडिंग थाइमोसाइट है, ठीक है, दिख रहे हैं, ये डिवाइडिंग थाइमोसाइट्स हैं, ठीक है। ये क्या बन रहे हैं, ये थाइमोसाइट्स बन रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या बन रहा है, ये मैच्योर टी सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये काम हो रहा है कहां पर, ये काम हो रहा है थाइमस ग्लैंड में, ठीक है। अब मैं एक और पॉइंट बताऊंगी, है ना, हमें क्या समझ आया, फंक्शंस ऑफ द थाइमस ग्लैंड, फटाफट बताओ, मैंने तो पूरा प्रोसेस समझा दिया। अब अगर हमसे सिर्फ सिंपल फंक्शंस बोलें तो क्या बोलेंगे हम,
ठीक है, इट इज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, यही बोलेंगे ना, इट इज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी और ट्रेनिंग स्कूल फॉर टी लिम्फोसाइट, ट्रेनिंग स्कूल फॉर टी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक तो ये फंक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका फंक्शन कि यहां पर टी लिम्फोसाइट्स को गाइडेंस मिलती है अलग अलग काम करने के लिए। ठीक है, लेकिन टी लिम्फोसाइट बेसिकली किस प्रकार की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे, यहां पर लिख देती हूं मैं, एज टी लिम्फोसाइट्स प्ले रोल इन cell mediated immune system, ठीक है, therefore as T lymphocyte plays a major role in cell mediated immune system, therefore ठीक है, it maintains CMIS cell mediated immunity। ठीक है, CMI cell mediated immunity। ठीक है, ये समझ आया। तो मतलब क्या हो गया इसका, अब हम देखते हैं। जैसे कि मान लो कोई हमारे बॉडी में पैथोजन आया लेकिन सांस के रूट से आ गया, ब्रीदिंग ट्रैक्ट से, और वो बैक्टीरिया था, तो बैक्टीरिया था तो वो म्यूकस में डिवाइड कर लेगा मोस्टली, है ना। लेकिन अगर कोई वायरस आ जाता है तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड वायरसेस विल डेफिनेटली एंटर इनसाइड सम ऑफ द सेल्स ऑफ योर बॉडी and then they will divide inside the cells of your body. Whenever any pathogen is actually trying to enter inside your cell of the body, then the immune system which gets activated is called as the cell mediated immune system। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पैथोजन की एंट्री हमारे शरीर के सेल्स में होती है तब जो इम्यून सिस्टम बॉडी का एक्टिवेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। यहां पर मेजर रोल एक गाइडिंग सेल का आता है और गाइडिंग सेल्स हम बोलते हैं टी हेल्पर सेल्स को। ठीक है, तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रही हूं, अगर ध्यान से देखेंगे तो टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, इनको टी एच सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये दो काम करते हैं। पहला काम तो दे विल स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करेंगे एक और सेल को। कौन सा सेल, टीसी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल को ये स्टिमुलेट करेंगे, जो कि क्या करेगा, बेसिकली इट विल किल द इन्फेक्टेड सेल। अगर कोई सेल हमारा इन्फेक्टेड है तो उसको ये साइटोटॉक्सिक सेल के लिए टॉक्सिक, इन्फेक्टेड सेल के लिए टॉक्सिक, उसको ये साइटोटॉक्सिक टी सेल मार देगा। ठीक है, एक तो ये काम है। टी हेल्पर सेल एक और काम करते हैं, दे स्टिमुलेट दी बी लिम्फोसाइट्स ऑल्सो। ठीक है, which is an indirect role, B lymphocytes, ठीक है, which will produce antibodies against infected cells। infected cells के against क्या बनाए, एंटीबॉडी बना दे, है ना, ताकि उनके ऊपर WBCs मैक्रोफेजेस का अटैक हो सके। दो काम हुए। ऊपर वाला जो काम है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और जो नीचे वाला काम है इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। लिख दूं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया क्या कि जो हमारे थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी है, जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, वो बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो तरीकों से बॉडी की सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी दोनों के ऊपर रेगुलेटरी कंट्रोल रखता है। इसीलिए थाइमस ग्लैंड की फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थाइमस ग्लैंड बेसिकली छोटे बच्चे जब हम होते हैं, जब हम लोग छोटे थे तब बहुत एक्टिवेटेड नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान एडल्टहुड में रीच करता है तब थाइमस ग्लैंड का साइज प्रॉपर होता है, बेस्ट फंक्शनैलिटी होती है उसकी।
उसके बाद जैसे जैसे हम और बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड एट्रोफाइज होते जाता है, मतलब कि उसका फंक्शनैलिटी रिड्यूस होते जाता है, ठीक है, उसका काम करना जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते जाता है, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होते जाता है। इसी कारण से हम बोलते हैं जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे हम बोलेंगे कि इंसान जो है उसकी इम्यूनिटी भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो एज वी ग्रो, ठीक है, एंड रीच अडल्ट स्टेज, अडल्टहुड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड फंक्शंस बेस्ट, ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर एज, है ना। बट एज वी ग्रो ओल्ड, अगर मैं ऐसा बोलूं तो एज वी ग्रो ओल्ड, ठीक है, मतलब कि एल्डरली, है ना, देन the thymus size gradually decreases, the thymus size gradually decreases and immunity becomes weak, ठीक है, इसीलिए ज्यादा ओल्ड एज में इन्फेक्शंस कैच होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए। नीट एग्जामिनेशन में कितने बार पूछ लिया गया अभी तक तो कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जिसका साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है और ओल्ड एज में आते आते बहुत ही ज्यादा छोटा साइज हो जाएगा, उस ग्लैंड का नाम हमेशा थाइमस ग्लैंड ही लगाना होता है, ठीक है। So this is all about the thymus gland and its function, and I hope that you all got it properly. In the very next lecture, we are going to complete the adrenal gland, and that is again going to be a very important gland, ठीक है। इसमें लास्ट एक पॉइंट मैं अगर बता दूं आप लोगों को, अगर कोई पूछता है हमसे कि कोई ऑर्गन किसी को डोनेट किया किसी ने, ठीक है, ग्राफ्ट की बात करें, है ना, किडनी दी जैसे किसी को, एक किडनी पेशेंट है, ठीक है, किडनी पेशेंट का मतलब किडनी फेलियर पेशेंट है, ठीक है, किडनी पेशेंट नहीं है, रुको, इरेज ऑल इंक, दोबारा लिखेंगे ना, एक किडनी फेलियर का पेशेंट है, ठीक है, दोनों किडनी फेल हो गई उस इंसान की, है ना, उसको क्या किया गया, किडनी डोनेटेड, ठीक है ना, मतलब कि ट्रांसप्लांट, है ना, मतलब कि ग्राफ्ट ये दिया गया अगर तो ये किडनी पेशेंट जो है जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, इसको अगर हमने किडनी डोनेट करवाई, किसी की ट्रांसप्लांट करवाई, ग्राफ्ट करवाई, तब इस इंसान की बॉडी उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने किसी और की बॉडी का टिश्यू या ऑर्गन दिया है, मतलब कि क्लस्टर ऑफ सेल्स दिया है इसकी बॉडी में, इसके बॉडी के अंदर टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगी और वो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन जब भी होते हैं आर ऑलवेज ड्यू टू विच इम्यूनिटी, अगर कोई ऐसा आपसे पूछे, देन द चांसेस ऑफ रिजेक्शन आर ड्यू टू टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूं मैं अभी, ये कई बार आता है एग्जाम में। एंड इस इंसान को जीवन भर के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट्स देनी पड़ेंगी, स्टार्टिंग में ज्यादा डोज होगा, बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली डोज कम कर देंगे, पर लेनी जीवन भर पड़ेंगी, क्योंकि इसकी बॉडी कभी भी उस ग्राफ्ट के प्रति सेना खड़ी करके युद्ध कर सकती है इंटरनली, ठीक है, इसीलिए हमेशा के लिए इनको इम्यूनोसप्रेसेंट देते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हेंस लाइफ टाइम immunosuppressant will be given, ठीक है। Now your question or question for the day is, name any immunosuppressant which is very commonly used to prevent graft rejection, ठीक है, दोबारा से बोल देती हूँ, name any immunosuppressant which is very commonly given to prevent graft rejection, ठीक है, इन दी ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेस। ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को
देना है just immediately after the class. So bye everyone, we'll just meet in the very next lecture now, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.